नमस्ते। आजकल वो टेररिज्म, आतंकवाद को लेके बहुत बातें चल रही हैं और कोई इसका हम देखें कि दूसरे की तरफ ब्लेम करने के, पाकिस्तान हो कोई भी हो कंट्री, वो कहते हैं कि हम 4 उंगली किसे तो एक उंगली अपनी तरफ होती है। तो पहले हम अपनी वो देखें, हमारा रिकॉर्ड क्या इंडिया का, भारत का टेररिज्म के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड क्या पिछले 75 साल का, जब से आज़ादी हुई है 1947 से। तो अगस्त में आज़ादी हुई, 5 महीने बाद ही महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का की हत्या हो गई। जो पहले आरएसएस का मेंबर था, फिर हिंदू महासभा का बन गया नाथुराम गोडसे, उसने इसमें महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी हत्या हुई जून 53 में, 1953 में। फिर दीनदयाल उपाध्याय फरवरी 1968 में। वो उन्हीं की पार्टी वालों ने हत्या की थी। जो मेरे चाचा बताते लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता, जो आरएसएस के बहुत सीनियर मेंबर थे, अखंड भारतीय प्रतिनिधि सभा के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी के, और जो एक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे माधव, बलराज माधव, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो भारत के अब बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख, दोनों अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे और बीजेपी के में रहे। उन दोनों का हाथ था दीनदयाल उपाध्याय का मर्डर में। फिर मैंने इसी कड़ी में प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, हेरेन पांड्या, जो होम मिनिस्टर थे गुजरात के, वो भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते, नरेंद्र मोदी से सीधे प्रचारक थे उसमें। उसकी पत्नी और बेटे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उसकी हत्या कराई थी। सुनील जोशी देवास में, मध्य प्रदेश में हत्या हुई, वो भी आरएसएस के प्रचारक थे, उन्हीं के साथ ही उनकी हत्या की। वो भी टेरर ग्रुप के थे, जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर वगैरह, जो 7 आदमी जिनका भी 30 जुलाई को फैसला होगा। मक्का मस्जिद वाले में जो महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट किया था इन्होंने। तो उससे पहले फिर जो ये मुंबई में दीनानाथ ऑडिटोरियम, दीनानाथ मंगेशकर, वेलर पार्क ईस्ट में, वो कहते हैं एंटी हिंदू है ये ड्रामा, इसको नहीं चल रहा, उसमें बम फाड़ दिया, 1 आदमी मर गया, 5-6 आदमी जख्मी हुए। उसमें 2 आदमी पकड़े गए, तुमको सजा हुई थी जेल के, अब तो छूट छाट गए 2-3 साल पहले। फिर ये गौरी लंकेश, जो जर्नलिस्ट थी, बंगलौर में उसकी हत्या हुई। एवं कानपुर की नरेंद्र दबोलकर, गोविंद परासे, इनकी हत्या हुई। एवं कानपुर के वाइस चांसलर थे, वो कर्नाटका में उसके यूनिवर्सिटी के। तो बम्बई ये मालेगांव बम ब्लास्ट, अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट, इसमें जो आरएसएस का 5 सीनियर मोस्ट आदमी है, उनमें से एक इंद्रेश कुमार से भी एनआईए ने इंक्वायरी की थी। मगर जो बहुत बड़ा आदमी है, सरकार इनकी है आरएसएस की, उसके ग्रुप की, बीजेपी की, तो कोई होना ही कुछ नहीं था। उन्होंने कहा भी एविडेंस काफ़ी नहीं है प्रोसिक्यूट करने के लिए, ये कहा है एनआईए ने। तो इसके बड़ा गौर रक्षक ये तो करते रहते हैं। केरला में कम्युनिस्टों की और आरएसएस वालों के एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। तो ये तो अब जो था, इसके बाद तो ये सब चीजें होते रही है। अब मैं चाहिए, ये तो सब ये इंडिया में हत्या हुई है, होम ग्रोन, घरेलू आतंकवाद, घर में पैदा हुआ। अब मैं इनके एक्सटर्नल आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, जो हिंदुस्तान से बाहर किया है इन्होंने। ये इंदिरा गांधी के जमाने से चालू हुआ। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दखलंदाजी, वहाँ उनको जो सपोर्ट किया, बलूचों को जो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहे थे। बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में दिखा, बांग्लादेश नया कंट्री बना, डिवाइड कर दिया 1971 में।
75 में नकली उसके जो चौगियाल थे किंग सिक्किम के, उनके बेटे की हत्या करा दी कार एक्सीडेंट में, सीआरपीएफ के ट्रक ने टक्कर मार दी। और जो सीआरपीएफ के जवान थे, सिपाही थे, उनको सिविल इंटरेस्ट में चौगियाल का डिमॉन्स्ट्रेशन कारण सिक्किम को अपने अंदर मिला लिया। उसके बाद जो था, और ये तब उसका श्रीलंका का तमिल टाइगर्स खड़े कर दिए, ट्रेनिंग दी उनको और हथियार भी सप्लाई किए। तो ये सब इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ, पड़ोसी कंट्री में दखलंदाजी। अब मैं आता हूँ क्या, राजीव गांधी, उन्होंने बलूचिस्तान में और तमिल टाइगर्स की मदद जारी रखी और उन्हीं टाइगर्स ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। मनमोहन सिंह के टाइम में उसमें भी ये जारी रहा, बलूचिस्तान वाला मामला, बाकी कुछ नहीं रहा। उन्होंने कोशिश की निपटाने की, आरएसएस ने, बीजेपी ने निपटाने नहीं दिया मामले को। अब नरेंद्र मोदी का टाइम आ गया, 11 साल हो गए। नरेंद्र मोदी ने 2015 में नेपाल में जब उन्होंने किंगशिप जो है राजा का राज खत्म कर डेमोक्रेसी लाए, अपना संविधान बनाने लगे, तो मोदी चाहता था कि उसमें जो हम कहें वो संविधान बनाइए आप। तो तराई के जो इलाके के आदमी हैं जो इंडिया से जाके नेपाल में फंस गए हैं, उनको ज़्यादा हक देना चाहते हैं, तो नेपाल का ब्लॉकेट कर दिया। तो सब सप्लाई, गैस की सप्लाई, कुकिंग गैस की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो ये कमोडिटीज होती हैं खाने पीने की, तो इंडिया से जाती है, वो ब्लॉकेट कर दिया। 15-20 दिन ब्लॉकेट रहा, नेपाल ने भुगता, मगर दबाव में नहीं आया। उन्होंने जो संविधान बनाया था वो बनाया। नतीजा ये हुआ कि नेपाल की जो इंडिया से नाराजगी हो गई और वो चाइना से दोस्ती हो गई। उसके बाद भूटान में वो किंग ने वहाँ पे भी डेमोक्रेसी इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो जो पहला प्राइम मिनिस्टर बना वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं था, क्योंकि वो इनकी खैर बात नहीं मानता, वो इंडिपेंडेंट माइंडेड था। तो वहाँ पे भी जैसा नेपाल में किया, ऐसे ही भूटान में भी ब्लॉकेट किया। कुकिंग गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, खाने पीने की चीज़ें, सबका ब्लॉकेट किया। और नतीजा ये हुआ इलेक्शन में दखलंदाजी कि वो हार गया इलेक्शन और नया प्रधानमंत्री बन गया, जिसको इंडिया पसंद करता था। भूटान में दखलंदाजी की। तो उसके बाद और ये उसका बलूचिस्तान का तो लगातार भी चलता रहा, इंदिरा गांधी अभी तक भी चल रहा है। फिर उसमें पाकिस्तान पे 2019 में अटैक किया। वो उसका वो खिलाड़ी था क्रिकेट का, इमरान खान, उसको पॉलिटिक्स आती जाती कुछ नहीं थी, तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है चलो जंगल में बम फेंका है। उसके बाद 2025 में मई में 7 मई को फिर अटैक किया। मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन था, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई, तो उसने एनकाउंटर कर दिया। तो 3.25 दिन में और 88 आवर्स चली है, फिर उसमें नरेंद्र मोदी को 10 लग गया, हाजत हो गई, लाई बंद हो गई। अब इसके तो यानी मैंने बताया, तो ये तो अब ये आया बर्मा का करेन आर्मी जो है, तो शुरू से लड़ती रही है। तो करेन आर्मी को भी इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हथियार भी दें, सपोर्ट भी कर रही है, पर म्यांमार में, बर्मा में, तो वो पड़ोसी मुल्क में दखलंदाजी। अच्छा, अब जो है आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, बालेश धनकर जो बीजेपी का स्टूडेंट पार्टी है, उन्होंने बनाई ये हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो बीजेपी का एलाइड ग्रुप है। वो ऑस्ट्रेलिया में एंटी सिख दंगे कराता रहता है। अब तो क्या वो 40 साल की सज़ा हो गई उसको, कोरियन कुछ लेडीज़ को बलात्कार रेप करने के उसमें, तो क्या वो तो दूसरा खड़ा कर देंगे, यूज एंड थ्रो। तो जो 68,000 करोड़ का बजट है, सीक्रेट बजट, 15 करोड़ से बढ़ा के 68,000 करोड़ का, जो 2024-25 के बजट में था, उससे ये हो रहा है कांड। न्यूजीलैंड में भी करवा रहे हैं एंटी सिख दखलंदाजी, खालिस्तान के नाम लेके। कनाडा में हत्या करा दी निज्जर की,
यूएस में उसकी पन्नू की हत्या कराने की कोशिश फेल हो गए, मुकदमा चल रहा है वहाँ। जो यहाँ के एनएसए हैं वो उनकी जाने की हिम्मत नहीं है वहाँ अमेरिका में। अभी गए, डिप्टी एनएसए को भेज दिया फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी के साथ। तो यानी कि इंग्लैंड में लंका शहर में धमकी कराए एंटी मुस्लिम, लंदन में कराए एंटी सिख इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। तो यानी कि ये टेररिज्म इंडिया में और इंडिया के बाहर कौन कर रहा है, ये मैंने आपको बताया सर। ये सब इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। हब बन गया इंडिया टेरर ग्रुप सा, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और आरएसएस स्पॉन्सर्ड। ये बीजेपी तो उसकी एक शाखा ही है ना, ब्रांच है ना आरएसएस की। आरएसएस तो दुनिया का सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट और बिगेस्ट टेरर ग्रुप है, जिसमें मैंने आपको नाम बताए किनकी हत्या, अपनी आदमियों की हत्या की। जो अखिल भारतीय जनसंघ वो बीजेपी के मेंबर थे, आरएसएस के प्रचारक थे, सबके सब उनकी हत्या कराई। अब क्या है कि ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है सेक्रेटरी साहब हैं, अभी तो उन्होंने 6-7 ग्रुप भेजे हैं एमपी वगैरह को, जाके उनको समझा के आओ। अब सबको पता चल गया कि इंडिया ये हब इज टेररिज्म, यही कर रहे हैं सारी दुनिया में, इंडिया में, इंडिया से बाहर भी। नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने अब जो 2025 में हुआ 7 मई से यूएस पाकिस्तान के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ, अल्जीरिया पाकिस्तान के साथ, अरबेजान पाकिस्तान के सब साथ दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल में 128 बार ये फॉरेन कंट्रीज किया और 80 कंट्रीज में गए हैं। इनके साथ एक कंट्री खड़ा नहीं हुआ। तो सबको इसलिए पता चल गई कि आतंकवाद तो इंडिया में पैदा हो रहा है, एपी सेंटर इंडिया है, जिस इंडिया में नहीं बाकी कंट्री में स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म। तो कौन से टेररिज्म की बात कर रहे हैं हम? आज इंडिया के साथ टेररिज्म में कोई नहीं है, क्योंकि खुलासा हो चुका, इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान को तो 4 कंट्री ने, यूएस ने, चाइना ने, अल्जीरिया ने, अरबेजान ने खुदम खुला सपोर्ट किया। बाकी सारी कंट्री की साइलेंट सपोर्ट थी, चाहे तो सऊदी अरबिया था, चाहे ईरान था, और भी वही था, सबकी थी। यूएसएसआर की भी साइलेंट सपोर्ट थी। इसका नतीजा क्या निकला? पहले इंडिया का ट्रेड बैलेंस जो है चाइना के फेवर में, तो चाइना की खूब इकोनॉमिक मदद कर रहे हैं। अब हथियार जो है सक्सेसफुल, वो चाइना के ऊपर कहीं इस्तेमाल हुआ होगा, टेस्ट होगा तो ही पता चलेगा ना कौन सा है। अब चाइना के जो बम्पर्स हैं, फाइटर प्लेन और मिसाइल्स, उसकी तूती बोल गई 2025 के लिस्ट में, मौका मिल गया चाइना को। अब सारी दुनिया में चाइना के, चाहे लैटिन अमेरिका और चाहे अरब कंट्रीज हो, सब में चाइनीज फाइटर प्लेन और मिसाइल्स की डिमांड हो जाएगी। तो चाइना का इकोनॉमिक पॉइंट पर तो चाइना की इन्होंने मदद की, इसलिए 2025 की लाई। पता था इनको कि पाकिस्तान के 70% हथियार जो चाइनीज है और इंडिया के पास 70% हथियार जो रशियन है, सबको पता है दुनिया में। तो इन्होंने चीन की मदद क्यों की? ये कौन सी देशभक्ति है, कौन सा नेशनलिज्म है? आप इंडिया में तो जो कर रहे करो खुराबाद, दूर विदेशों में भी कर रहे हो, फॉरेन कंट्री में करो। तो फॉरेन पॉलिसी का डिजास्टर कूड़ेदान में, खत्ते में। अब ये मिस्त्री साहब गए वहाँ और वो डिप्टी एनएसए गए हैं। अरे भाई, ये पॉलिटिशियन राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, ये झूठ के पूजा है। तो ये तो इनके लिए झूठ बराबर तब नहीं, सच बराबर पाप। जाके हृदय झूठे अथवा के हृदय, आप इनको भेजना था वहाँ समझाने के लिए। ये ब्रोकरेज से तो झूठ नहीं बोल पाएंगे ना, ये तो सच बोल देंगे। तो इनको तो पक्का झूठा मक्कार आदमी चाहिए था, उनको भेजना चाहिए था। ये एमपीज को भेज दिया बुद्धुओं को, तो ये तो कुछ ठीक नहीं हुआ। तो ये टेरर हब तो इंडिया, ये साबित हो चुका है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एम्पिरिकल एविडेंस कि 75 साल में पहले इंडिया ने हर जगह टेररिज्म किया। तो भाई चलो, नमस्कार, सत्यमेव जयते।